गुड इवनिंग, जय जोहार फ्रेंड्स। मैं उमेश और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग पेपर 7 के ऊपर स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग आरटीआई से ऑब्टेन मेरे कॉपी आंसर कॉपी के बारे में भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग पेपर 7 में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसा कि एक चैलेंज बना हुआ है हमारे पास पेपर 7 में 70-80 से या 90 से ज़्यादा मार्क्स लाना। तो एक एफर्ट रहेगा कि हम सभी के मार्क्स 100 प्लस आ सकें और उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वीडियो बनाने में थोड़ी देरी हुई है क्योंकि टेस्ट सीरीज और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स और टूर के कारण मैं नियमित रूप से वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी 2 महीने से ज़्यादा समय बाकी है, तो ऐसे सभी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पे हम लोग वीडियोस यहाँ पे डेली बेसिस पे अपलोड कर सकें और लगातार मीटिंग जूम के माध्यम से भी चर्चा कर सकें, जिस पे नोट्स आसानी से हमको नहीं मिल पाते हैं मार्केट में। तो आइए देखते हैं पेपर 7 का स्ट्रेटजी और उसका आरटीआई कॉपी। साथियों, जैसा कि हम लोग को पता है कि ये न्यूली एडेड सिलेबस का पार्ट है पेपर 7, जिसपे हम लोग के अधिकतर टॉपिक जो है वो वेलफेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉज हैं, जिसमें इंडियन लॉज हैं, सोसाइटी के बारे में है, सोशल लेजिस्लेशन के बारे में है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन लेजिस्लेचर है जिसमें हाल ही में अमेंडमेंट हुआ है, तो अमेंडमेंट को देखना ना भूलें। उसी के बाद सीआरपीसी में जो महिलाओं को संरक्षण प्राप्त है वो दिए हैं, तो उसको 2 पार्ट में देखना है हम लोग को, वीमेन एज एन एक्यूज्ड और दूसरा वीमेन एज एन विक्टिम। उसी तरीके से पेनल कोड में और सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से लॉज हैं जो महिलाओं के से रिलेटेड हैं। और भी इनफैक्ट ऐसे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के बारे में डिस्कस कीजिए। तो उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट और उसके साथ साथ में जो एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है 89, ये भी है। आरटीआई एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, और आरटीआई एक्ट में भी अभी अभी अमेंडमेंट हुआ है। तो इसमें जो संशोधन हुए हैं वो भी आपको जानना है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में स्पेसिफिक जो सेक्शंस हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अभी अभी अमेंडमेंट हुआ है और सभी अमेंडमेंट जो है वो आपको आने चाहिए। जो लिमिट हम लोगों ने इंक्रीज किया है, उसके बाद सेंट्रल जो अथॉरिटी बनी है सीसीपीए, उसके बारे में भी आनी चाहिए। ई कॉमर्स जो इंक्लूड हुए हैं उसके बारे में भी हमें स्पेसिफिक सेक्शंस और प्रोविजंस पता होने चाहिए। आईटी एक्ट जो है 2000 वो लगातार न्यूज में रहा है पिछले 5 सालों से और आगे भी रहेगा, तो इस पर डिफरेंट सेक्शंस और फिर जो पेनल प्रोविजंस हैं वो हमको आने चाहिए। पीओसीए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, रिसेंट अमेंडमेंट इसमें भी हुआ है। उसके बाद करप्शन का स्पेसिफिक डेफिनेशन, स्पेसिफिक सेक्शंस जो है सेक्शन 7 टू सेक्शन 13, उसके बाद अलग अलग एस्पेक्ट जो हो सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, उसको हम लोग को आना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लेजिस्लेशंस भी इसमें कवर्ड हैं, चाहे वो टोनी प्रताड़ना अधिनियम हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे रेवेन्यू कोड हो। आपको का अधिकतर जो रिलेवेंट एक्ट्स हैं वो छत्तीसगढ़ के आने चाहिए। कस्टमरी लॉ के रूप में भी मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में जो स्पेसिफिक एक एक टॉपिक पे रहेंगे। पार्ट 2 जो है साथियों वो यूपीएससी और इंडियन इंटरनेशनल लेवल का है। तो यहाँ पे एक चैलेंज है, क्योंकि जहां तक हम लोगों ने देखा है कि इस पे अगर आप अच्छा भी लिखते हैं और छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन आप या एचआरडी और छत्तीसगढ़ के लेजिस्लेशन वाला पोर्शन अच्छा नहीं करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे स्केलिंग आपको फेस करना पड़े। और इसके लिए कोई विशेष नोट्स नहीं बन सकते हैं, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, तो आपको वेबसाइट्स वगैरह पे भी लगातार देखते रहना पड़ेगा, प्लस करंट अफेयर से टच में रहना पड़ेगा। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस के रूप में आपको इन प्रोसेस को लेना है। यूनाइटेड नेशंस अभी लगातार न्यूज में है, चाहे वो यूएनएससी हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो, चाहे वो आईसीजे हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको आईसीसी के साथ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ आपको डिस्टिंग्विश करना है कि दोनों में क्या अंतर है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, सार्क, ब्रिक्स, नाटो, जैसा कि पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रसिया यूक्रेन वॉर के संदर्भ में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। डब्ल्यूटीओ और इसका इम्पैक्ट, तो फूड सिक्योरिटी पे जो हमारा बाली मिनिस्टीरियल था और उसके बाद हम लोगों का जो फूड सिक्योरिटी का इशू डब्ल्यूटीओ में चल रहा है, अलग भी और रिफॉर्म्स हैं
ट्रेड फैसिलिटेशन पे बात हो सकती है और एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात हो सकती है। तो WTO इम्पोर्टेंट बनता है। स्पोर्ट्स जो है उस पे ओलंपिक और बाकी जो अभी रिसेंट स्पोर्ट्स हुए हैं उस पे हम लोग बात करेंगे, चाहे वो पैरालंपिक हो चाहे वो ओलंपिक हो। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। जहाँ तक रही बात पार्ट 3 की, तो HRD है, यहाँ पे आंसर राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हम लोग डिटेल रिसेंट एक्टिविटीज और उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उनका जो मैंडेट है, उसको डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग समय समय पे आपको इनसे रिलेटेड अपडेट्स दिए जाएं मेरे पेजेस में। ऑलरेडी मैं HRD मिनिस्ट्री जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अलग अलग पहलुओं पे अलग अलग स्कीम्स के बारे में शेयर करते रहता हूँ। हाल ही में समग्र शिक्षा और एक दो स्कीम्स के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी हम लोग इसको कर रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी जो है, स्किल है, टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो भी मेंशन्ड है, जैसे कि 27 नंबर के पॉइंट्स में हम लोग देख पा रहे हैं। तो इन सब पे आपको अच्छा लिखना आना चाहिए। उसके साथ आपके पास कुछ बेसिक फैक्ट्स भी होने चाहिए। अगर आपके पास बेसिक फैक्ट्स होगा तो आप बेहतर तरीके से अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पाएंगे और स्किल अच्छा होगा तो आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे ग्राफ्स के माध्यम से या फिर फ्लो चार्ट के माध्यम से आप स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन ये सबको रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद NCERT है। NCERT में अभी अभी अमेंडमेंट हुआ है, नेशनल एजुकेशनल फ्रेमवर्क है। उसके बाद 2019 का हमारा नया एजुकेशनल पॉलिसी है, UGC है, ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू है, AICT है, उससे रिलेटेड इश्यूज है। उसके बाद NCTE है, वोकेशनल काउंसिल है, ICER बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो चाहे वो और दूसरे स्कीम्स हो, आपको इनके बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। IIM, IIT, NIT, NLU ये सब को हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और कोशिश करें कि आप इंडिया vis-a-vis छत्तीसगढ़ इनको देख पाएं। उसके बाद आखिरी में पॉलिटेक्निक, ITI और गर्ल्स, डिप्राइव्ड क्लासेस और डिसेबल्ड जो लोग हैं उनसे रिलेटेड जो है वो एजुकेशन में क्या क्या इश्यूज हैं, तो उसमें ऑब्वियसली डिसेबल्ड तो आ ही गए हैं, ट्राइबल भी आएंगे, थर्ड जेंडर भी आएंगे, रूरल एरियाज में एजुकेशनल कौन कौन से इश्यूज हैं और उसके क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, क्या स्कीम्स हैं जो चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, और क्या क्या अभी भी चुनौतियां हैं उनको आपको चार्ट के माध्यम से देखना है। हालांकि मैं इस पे नोट्स भी देने वाला हूं, उसके कुछ फीस भी चार्ज हो सकते हैं, पर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर 7 के पार्ट 3 में आपका आंसर राइटिंग स्किल जो है वो काफी मायने रखेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो खैर दूसरी बात हो गई। हम लोग पेपर 7 से रिलेटेड जो है उसको देखेंगे क्या क्या बुक लिस्ट है। तो आइए देखते हैं। पेपर 7 के लिए हमको छोटे छोटे पॉइंट वाइज नोट्स तैयार करने हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस यहाँ पे लिखा हुआ है। बिंदुवार हमारे पास शॉर्ट नोट्स हो, कोशिश करें कि टेबल के फॉर्मेट में हो, एक्सेल शीट में हो, जैसा कि मैं उस पे काम करने वाला हूं। और हम लोग टेस्ट सीरीज तो कर ही रहे हैं। लगातार आपको न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स को अध्ययन करना है, आपको नहीं छोड़ना है। अगले 2 महीने में बेयर एक्ट, पूरे बेयर एक्ट्स को आपको नहीं देखने हैं। कोचिंग्स के जो नोट्स हैं और बुकलेट्स हैं मेरे पास, हमारे जो एक्सपीरियंस साथी हैं, मेरे मित्र हैं, वो सभी लोगों का मैं अलग अलग कोचिंग्स का देखा, उन्होंने बेयर एक्ट्स को पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। देन हम लोग को सेलेक्टिव होना है कौन कौन से मेन सेक्शंस हैं। मैं आने वाले वीडियोज में सभी इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेशंस हैं उनके इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको पूरा का पूरा बेयर एक्ट नहीं पढ़ना है, बल्कि उस एक्ट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं जिसके कारण वो उनका इफेक्ट नहीं है, या और भी कोई स्पेसिफिक इश्यूज हैं, जैसे कि SC/ST जो एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसमें क्या इश्यूज हैं। NHRC और SHRC जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है हमारे देश में, वहां पे क्या इश्यूज हैं, ये सबको हमको जानना जरूरी है। कौन सी चुनौतियां हैं, उन इश्यूज को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उनकी कार्यविधि कैसे रही है। RTI एक्ट का 2005 के बाद से जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वहां पे कौन से मुद्दे आ रहे हैं, कौन सी चुनौतियां हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनको बेहतर बनाने के, ये सभी हमको देखना है।
उसके बाद जो स्कीम्स हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, उसके लिए नया वाला जो संबल है, आप डीपीआर आप किसी भी जिले के हमारे जनसंपर्क विभाग से उसको ले सकते हैं। रायपुर में भी सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है, आप उसको भी बिल्कुल लीजिए संबल। और भी कई पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में मैंने लगातार शेयर किया है, तो आप उसको पढ़िए। जनमन के अलग अलग इश्यूज आते हैं, उसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। आपको छत्तीसगढ़ सरकार का जनमन पत्रिका लगातार सेलेक्टिव रूप से देखते रहना है, हालांकि मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा भी। उसके बाद जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आप वेबसाइट्स पे बीच बीच में विजिट कीजिए, उससे कुछ पॉइंट्स निकाल पाए तो बहुत ही अच्छा है। छत्तीसगढ़ सरकार का डीपीआर हम लोग बात किए ही है। नेशनल लेवल पे आपको पीआईबी का जो वेबसाइट है वो देखना है। छत्तीसगढ़ लेवल पे डीपीआर में विभागवार आपको चीजें देखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का वेबसाइट तो देखना ही है पार्ट 3 के लिए। पार्ट 2 में जैसे ही आते हैं, एक चैप्टर 6 है 12वीं के एनसीईआरटी है पॉलिटिकल साइंस से, आपको उसको पढ़ना है, जरूर उसको देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल है, वहां से क्वेश्चन बनते भी हैं, वहां से इवेलुएट करने वाले जो एक्सपर्ट हैं आयोग के वो भी एनसीईआरटी और सीबीएसई या इग्नू या बीए एमए के यूनिवर्सिटी बुक्स, रेफरेंस बुक्स को रिफर करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्रीज के वेबसाइट है। ईयर एंड रिव्यू आपको जरूर देखना है, विदेश मंत्रालय का, खेल मंत्रालय का भी जरूर देखें। तो ये 2-3 चीजें हैं। ये ईयर एंड रिव्यू जो है पीआईबी का है, कुछ ही पेजेस में है। आप मुझे भी मैसेज करके इसके बारे में इसका लिंक ले सकते हैं। जो तीसरा पार्ट है उसमें इंटरनेशनल और नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑब्वियसली यूनेस्को वगैरह के बारे में इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया हुआ है, यूनिसेफ के बारे में नहीं बताया है, पर इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसमें ऐसी संस्थाएं भी आएंगी। रोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट जो है इसका ईयर एंड रिव्यू देखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो इसका आप वेबसाइट जरूर देखें। उसी तरीके से स्टेट के भी वेबसाइट्स आपको देखने हैं, स्कीम्स के लिए, लॉज के लिए भी। यूट्यूब चैनल में, मेरा यूट्यूब चैनल मैंने लिखा हुआ है, फेसबुक और टेलीग्राम में भी मेरे चैनल्स हैं, तो यूपीएससी और सीजीपीएससी से रिलेटेड मेरा फेसबुक पेज आप जरूर फॉलो करें। और ये वीडियो जो हम लोग का रहेगा, इस वीडियो का सीरीज जो है उसमें मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अधिकतर पार्ट्स जो है वो कवर कर पाएंगे। तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है। मैं रायपुर के साथियों को इस पे गाइड कर रहा हूँ, कुछ फीस हो सकता है नॉमिनल मैं चार्ज करूं, पर आपको शॉर्ट नोट्स देने का कोशिश करूंगा जो सीरियस एक्सपीरियंस रहेंगे उनको। उसके अलावा हम लोग टॉपिक वाइज बीच बीच में लगातार इंपॉर्टेंट जो है वो इशूज को, टॉपिक्स को कवर करेंगे पेपर 7 के, और कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यूटी में रखते हुए हम लोग 100+ सभी के मार्क्स आ जाएं। और ऑब्वियसली यूपीएससी से लिया हुआ सब्जेक्ट है ये वाला पेपर, तो चेकिंग का लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा टफ तो नहीं रहता है, पर क्वेश्चन का टफनेस लेवल ये दिखाता है कि आयोग जो छत्तीसगढ़ का आयोग है वो अन्य आयोगों की तरह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे स्थानीय लोग सेलेक्ट हों, तो पेपर का स्टैंडर्ड ऊपर ही रहेगा, अबव एवरेज लेवल का आएगा। तो आपको लगातार न्यूज़पेपर और इश्यूज पे बात करते हुए ही, उसको फॉलो करते हुए हम लोग 110+ स्कोर कर पाएंगे। आरटीआई से मेरा जो ये जो 2018 का कॉपी है मैंने ऑब्टेन किया हुआ है, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा मार्क्स करीब यहाँ पे 33 मार्क्स था आईआर में, और बाद में इसको 20 कर दिया था जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने। तो यहाँ पे ऐसा करीब करीब 10 से 20 लोगों के साथ हुआ है जिनके भी मार्क्स मैंने देखे हैं। अगर उनको लगता है कि ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स या साथी हो सकते हैं तो यहाँ पे आपके साथ थोड़ा टफ चेकिंग हो सकता है, आपके मार्क्स कम होने के चांसेस रहेंगे। ओवरऑल मुझे पेपर 7 में करीब 123 या कितने मार्क्स मिले थे, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं रैंक 1 था, हालांकि बाद में मार्क्स कम होने के बाद मेरा जो मार्क्स है वो 115 के समथिंग रहा है, 113-15। देन ऑल्सो इट वॉज अ बेटर मार्क्स फॉर 2018 मेंस। तो हम लोग साथियों, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी, ये फर्स्ट टाइम था, और चूंकि मेरा फोकस यूपीएससी में लगा था हमेशा की तरह, तो 2018 में भी मैं यूपीएससी का मेंस दिया हुआ था। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी कंटिन्यूटी के साथ इस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ टेस्ट लिखेंगे, रायपुर में भी मैं टेस्ट सीरीज लगातार लोगों को गाइड कर रहा हूं,
और हम लोग काफी सारे टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। 1 अप्रैल से कोशिश रहेगी कि सभी टेस्ट का शेड्यूल मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दूंगा, और स्टैंडर्ड बढ़ने वाले हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पिछले सालों में फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस रहते थे, अब एनालिटिकल लेवल के रहेंगे। और आयोग के पास अभी अभ्यर्थियों की, सीरियस लोगों की, यूपीएससी वालों की छत्तीसगढ़ से कमी नहीं है, तो आप अपने बार को रेज कीजिए और कोशिश करते हैं कि हम लोग 110-15 से ज्यादा मार्क्स ला पाए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और शेयर करते हैं कि कैसे आंसर राइटिंग करके हम लोग बेहतर मार्क्स पेपर 7 में ला सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमेन को जो ये दिया गया है यहाँ पे कैपिटल सेंटेंस को, तो सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि रिस्पाइट और रिप्राइव के रूप में सीआरपीसी में महिलाओं के दंड को माफ किया जा सकता है, या कुछ दिन के लिए इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है, उसके टर्म को भी पोस्टपोन किया जा सकता है। उसी तरीके से डिसऑनेस्टी, फ्रॉडुलेंट जो है, ये जो टर्म्स है वो आईटी एक्ट से आपको दिखेंगे, तो सेक्शन भी आपको मेंशन करना है। देखिए जैसे कि मुझे 2 में 1.5 नंबर मिला हुआ है, 1.5 मार्क्स। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आप अच्छा लिखेंगे, मेरा छत्तीसगढ़ वाला योजना पार्ट 2018 तक बहुत ही अच्छा नहीं था, फिर भी 2 मार्क्स मिले हैं। उसी तरीके से सबला स्कीम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, तो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, और बाकी एस्पेक्ट्स है आपको अंडरलाइन करते जाना है और ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को भी लिखना है। 108 संजीवनी एक्सप्रेस, तो आप लोग को काफी मुझसे ज्यादा इस पे पता होगा, एम्बुलेंस सर्विस है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए और बाकी एक्सीडेंट्स के लिए और बाकी इंस्टेंसेस के लिए भी यूज हो रहे हैं। 2 में 1.5 नंबर। स्किल डेवलपमेंट, देखिए दोस्तों, ये जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम इन छत्तीसगढ़, अब आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स को कवर करने हैं, तो कोशिश कीजिए। मैंने ये चार्ट वाला फॉर्मेट यूज किया है, पर इसमें 1, 2, 3, 4 जो अपन अगर लिख पाए तो और बेहतर होगा, और इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो इनकी तैयारी आपकी पहले से होनी चाहिए जो भी है। देखिए ये अंत्योदय अन्न योजना, इसमें भी मैंने सेम फॉर्मेट यूज किया है, 2 में 2 मिला है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें नंबरिंग जरूर करें, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। आप अगर 6 पॉइंट लिखते हैं, तो अगर इवेलुएटर जो है बहुत अच्छा है, पढ़ने वाला है, तो आपको पूरे 100% मार्क्स देगा। स्व सहायता समूहों का योगदान, तो आपको हॉलिस्टिक रूप से सोचना है, आपको ये सब किसी एक कोचिंग के नोट्स में नहीं मिल सकता है, तो कोशिश कीजिए, लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर रायपुर में हैं तो आपको कुछ चार्ज जरूर लगेगा, और हो सकता है थोड़ा कॉस्टली भी लगे, एक पेपर के लिए आपको 1000-2000 रुपए देना, पर आप मेरे पास आ सकते हैं और आप खुद से भी आंसर राइटिंग करते हुए, डीपीआर हमारे जनसंपर्क के न्यूज रिलीज हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और विभाग के आते हैं, उनको देखते हुए आप 100% मार्क्स इस पे ला सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, स्व सहायता समूह छत्तीसगढ़ के महिलाओं के विकास में कैसे योगदान दे रहा है, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है अभी आने वाले समय में, तो इस पे भी 2 में 2 मिला हुआ है। मैंने काफी सारे पॉइंट्स इस एक छोटे से चार्ट में कवर किया है, मैं नंबरिंग करके देखता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट मैंने कवर किए हैं, तो 2 में 2 मिलना लाजमी था। आप भी ऐसा पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग का ये कीजिए और नंबरिंग भी कीजिए, और मुझे लगता है अभी मैं अगर आंसर लिखूंगा तो 9 के जगह मैं 10 पॉइंट भी कवर कर सकता हूं। ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने जिस पे इन सर्कल किया है, उसको आप और छोटा कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए बहुत सारे जो टाइप्स हैं अब्यूज के, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत दिया हुआ है। 4 में 3 मार्क्स मुझे मिले हैं, तो इसको और बहुत अच्छे से आप सजा के लिख सकते हैं। आपको सेक्शन जरूर मेंशन करना है, सेक्शन 2, सेक्शन 3 जो है, इट मस्ट बी मेंशन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इसमें फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक, सोशल, सेक्सुअल, मैक्सिमम टाइप के हैरेसमेंट है, बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट है। हालांकि मैक्सिमम लोग को भारत में और छत्तीसगढ़ में घरेलू हिंसा अधिनियम के परिभाषा के बारे में नहीं पता है, और हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों माताओं को तो और बिल्कुल भी नहीं पता है। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए, और डिफरेंट पॉइंट्स को आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो इसमें 4 में 4 भी मिल सकता है। आगे चलते हैं, एनएचआरसी के बारे में इश्यूज है, इसमें भी 4 में 3 मार्क्स मिला हुआ है मुझे। तो आपको अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 से 2 मार्क्स का इंट्रोडक्शन जरूर लिखना है। उसके बाद देखिए मैंने फंक्शंस उन्होंने पूछे हैं, तो मैंने फंक्शंस बताए हैं, और इसको भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4
5 ऐसे आप इसको लाइन वाइज भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं या इसी में कंटिन्यूअस 1 2 3 4 करके, बट कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट वाइज लिखें। 4 में 3 मुझे मिला है, आपको 4 में 4 मिलेगा बिल्कुल। सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स मेरे को नहीं पता था, फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स जो है आंसर राइटिंग स्किल कोशिश करते हुए, स्किल का यूज करते हुए मैंने लिखा है, तो 2 मार्क्स मुझे मिले हैं। 2 मार्क्स ऑल्सो इज नॉट अ लेस मार्क्स, 50% मार्क्स है। राज्य स्वच्छ भारत मिशन, इसके बारे में भी मैंने कोई स्पेसिफिक स्टडी नहीं की थी, फिर भी 4 में 2 मार्क्स दिया गया है। आस्था गुरुकुल केंद्र, तो हम लोग जानते ही हैं नक्सल अफेक्टेड ट्राइबल एरिया में है, 4 में 2 मिले हैं, मुझे बहुत अच्छे से कोई फैक्ट नहीं पता था। अब देखिए आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 8(2) है, 8(1) और 8(2) बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्लोजर्स जो है, एग्जेम्पशंस इसमें पूछे गए हैं। तो हालांकि जांच करने वाले ने मुझे 8 में 5 ही मार्क्स दिए हैं, मैंने 8 मार्क्स करीब लिखे थे, तो आप कोशिश करें कि इसमें 8 में 8 मिल जाए, वो इवेलुएटर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चाहेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स जरूर देंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके मार्क्स बढ़ें, और 5 मार्क्स भी बहुत कम नहीं होता है, पर 8 में 7 तक भी हम लोग जाएंगे। सखी वन स्टॉप सेंटर में 4 ही मार्क्स मिले हैं, तो हो सकता है उनको कोई और भी चीजें, हु आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, तो विक्टिम्स के लिए ही उन्होंने पूछा था, तो मैंने हो सकता है क्वेश्चन को नहीं वहां पे अप्रोच किया होगा सही तरीके से। तो छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में था, पॉइंट्स आपको अलग अलग बताने हैं, मैंने 1 2 3 4 पॉइंट ही कवर किया था, और हो सकता है इसमें 4 मिलने का रीजन ये रहा हो कि मैंने यहाँ वाला ये जो पोर्शन है उसको मैंने छोड़ दिया था। मुझे मेरे ख्याल से यहाँ पे 5 या 6 मार्क्स आराम से मिल सकते थे, पर इसके पीछे जो रीजन रहा है मार्क्स नहीं मिलने का, वो ये रीजन रहा है कि मैंने नेक्स्ट पेज पे जो जगह है उसको खाली छोड़ा हुआ है। एक सेकंड में दिखाता हूं इसको। ये देखिए, ये पोर्शन मैंने खाली छोड़ दिया है, तो ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए जो मेरे से हुई है। हालांकि मैं इस पेपर में रैंक 1 रहा या टॉप 5 में, नेक्स्ट लेवल के जांच के बाद मेरा आया होगा टॉप 5 टॉप 10 में, पर अगर आप 8 नंबर या 10 नंबर या 15 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जल्दीबाजी में बिल्कुल ही ऐसी गलती नहीं कीजिए, जैसा कि मैंने किया है कई सारे पेपर्स में, कई जगह पे मेरा ऐसे अगर आप ब्लैंक कई लाइन छूटे रहेंगे तो उनको लगता है कि इनके पास सफिशिएंट जानकारी नहीं है, हालांकि ऐसी बात नहीं होगी। मैंने पिछले पेज में ही मैक्सिमम पॉइंट्स कवर किए हुए थे। उसी तरीके से ये 15 नंबर के मार्क्स हैं, तो जो क्वेश्चन था वो एट्रोसिटीज एक्ट से रिलेटेड था, तो 8 नंबर मिले हैं। हालांकि आप लोग अच्छे से कुछ सेक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे, और इवेलुएटर को अगर वो जंचा तो आपको 15 में 12 और 10 नंबर भी बिल्कुल ही मिल सकता है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और मैंने यहाँ पे एक आकलन किया है कि मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर पाया था, तो आप नंबरिंग जरूर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि जांचने वाले को लगे कि आपको आता है और आपने लिखा है। और उसके बाद कोशिश करें कि अलग अलग पॉइंट, जैसे कि मैंने 2015 अमेंडमेंट भी डाला है, हालांकि अब इस पे कोई ये नहीं किया जा सकता है कि जांचने वाले ने मार्क्स क्यों कम दिए हैं, पर हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि आपसे ये त्रुटियां ना हो और आपको आपके मार्क्स जो है 130 प्लस तक भी जा सके। 2 में 2 मार्क्स आप सार्क से रिलेटेड देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसी तरीके से आप सिक्योरिटी काउंसिल पे देखिए, मुझे 2 में 2 मार्क्स मिले थे, पर जांचने वाले ने उसको 1 किया है। अब वो भगवान जाने ये स्केलिंग का टाइप है या जांचने वाले को मेरा आंसर नहीं पसंद आया हो, तो ऑर्गेनाइजेशन है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो मैंने मेंशन किया हुआ है। आपको भी इसमें 100% मार्क्स आने के चांसेस है। ओपेक जैसी संस्थाएं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें आप कोशिश करें कि बहुत सारे डिटेल्स बता पाएं, तो खासकर हिंदी मीडियम के साथियों को इस पे परेशानी हो सकती है। तो फाउंडर मेंबर्स का नाम मैंने स्पेसिफिकली बता दिया है, बहुत ही कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी 2 में 2 मार्क्स उन्होंने दिया है। उसी तरीके से आईसीजे के बारे में 2 में 2 दिया हुआ था, पर किसी ने जो भी नेक्स्ट इवेलुएटर है उन्होंने 1 किया है। तो आप चिंता ना करें, अगर आप, मुझे लगता है कि 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करेंगे और 1 2 और डिटेल्स भी आप देना चाहेंगे, जैसे कि मैंने, अब देखिए यहाँ पे मुझे पूछा था आईसीजे के बारे में, मैंने बताया है कि इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। देन ऑल्सो आई
टॉक्ड अबाउट इट्स हेडक्वार्टर, इसका जो हेडक्वार्टर है हैग नीदरलैंड में है। ये अपेक्स जुडिशियल बॉडी है, 10 से ज्यादा जजेस रहते हैं और उसके बाद 9 साल का उनका टेन्यूर है। भारत से जस्टिस दलबीर भंडारी जो है वो यहाँ पे है, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो ऐसे पॉइंट्स आप दे सकते हैं और आपको 2 में 2 भी मिलने के चांसेस रहेंगे। और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बहुत सारे केसेस ये हैंडल करते हैं। अभी आपने जस्ट रिसेंटली 2 दिन पहले न्यूज में सुना होगा कि यूक्रेन वॉर से रिलेटेड केस भी यहाँ पे गया था, जहां पे रसिया को कंडेम किया है हमारे जस्टिस दलबीर भंडारी ने। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए और अगले बार हो सकता है कोई बड़ा क्वेश्चन भी इस पे बन सकता है। मेडन ओवर मैंने लिखा था कि मेडन ओवर में बैटिंग टीम को एक भी रन नहीं मिलते हैं 6 बॉल में। तो पता नहीं, मुझे 2 में 2 मिला था, बाद में 0 किया। तो हो सकता है, चूंकि मेरे को स्पोर्ट्स का नॉलेज नहीं है तो कहीं पे टेक्निकल मिस्टेक होगा मेरे आंसर में, तो इसीलिए उसको 2 में 0 कर दिया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में मैंने काफी अच्छी जानकारी दी थी। 2 में 2 इसमें मार्क्स मिले हैं। बाद में सेकंड इवेलुएटर ने उसको 2 में 1 किया है। कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं फिर भी। और आप अच्छा लिखेंगे तो इसमें भी आपको 2 में 2 मिलेगा। तो ये 1 2 3 4 नंबरिंग अगेन आपको करना है, जो काम मैंने नहीं किया है। और आप फॉर्मेट अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अंडरलाइन बिल्कुल करना है, स्पेसिफिक पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। एक सेकंड रुकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, फिर भी मैंने लास्ट में इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, एक आध नंबर मिल जाए ऐसा मैंने कोशिश किया, पर इसमें मुझे कोई भी मार्क्स नहीं मिले हैं। और देख सकते हैं उनको भी पसंद नहीं आया है। तो आपको तुक्का नहीं मारना है, कोशिश करना है कि आप जो जानते हो उसमें बेहतर कर पाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, अंक टेड का, उसमें 2 ही मार्क्स मिले हैं मुझे। हो सकता है सामने वाले को पसंद नहीं आया हो मेरा जो आंसर है। तो आप कोशिश करें कि अगर अंक टेट के बारे में जानते हैं तो उसका रिपोर्ट भी लिखें। ये देखिए, मैंने जो भी रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है उसको भी बताया था, और भी आप इसके बारे में डिटेल दे सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये रहा है 4 में 2 मिलने का, क्योंकि हो सकता है अगले पेज में 1-2 लाइन बचा होगा जिसको मैंने छोड़ा होगा, ये भी हो सकता है। तो फिर से आते हैं दूसरे पोर्शन पे। यूएनओ के ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। 4 में 3 मार्क्स मिले हैं, तो अंडरलाइन किया हुआ है बराबर। और इस पे अगर आप नंबरिंग कर सकते हैं, अगर मैं करता तो वो हो सकता है मुझे यहाँ पे 4 में 4 मार्क्स भी मिल सकते थे। एक सेकंड में इसको छोटा करने का प्रयास करता हूँ, इधर किनारे में रख देते हैं, इसका कोई विशेष यूज नहीं है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स में भी 4 में 4 मुझे मिला था, उसको 2 कर दिया है जांचने वाले ने। हालांकि मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर किए हैं। देखिए, रोल्स पूछा है, उसके बाद फंक्शन पूछा है। तो रोल मैंने आपको भूमिका और फंक्शन माने कार्य अलग अलग बताने हैं। देखिए, मैंने बेसिक्स भी यहाँ पे हैंडल किया है कि ये 1966 में था। यूएसए जापानीज जो है उनका लीड है, इंडिया जो है फाउंडर मेंबर रहा है। तो 3 पॉइंट मैंने यहीं पे कवर कर दिया है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसके बाद फंक्शंस मैंने इसमें बताया है। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और फिर कौन कौन से एरिया में काम करता है। तो मैंने बताया है कि ब्रिज है, रोड है, प्रोजेक्ट है, छत्तीसगढ़ में भी काम कर रहा है, आपको पता होगा, इंडिया में भी काम कर रहा है। फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल असिस्टेंस देखता है एशियन कंट्रीज को। इसमें जो 8 में 4 करने का रीजन ये है कि अगले पेज में कुछ स्पेस बचा होगा जिसको मैंने यूटिलाइज नहीं किया है। ये मेरे से एक गलती हुई थी, तो ऐसी गलती नहीं करना है, प्लीज यूटिलाइज स्पेस। हालांकि मैंने ये पूरा स्पेस के बराबर लिखा है, यूटिलाइज द स्पेस, पर सामने वाला आपका छोटा छोटा गलती देख रहा है। और अगर उसको पूरा नॉलेज भी मिलेगा, आप उसको पूरा आंसर भी मिलेगा, और अगर आप स्पेस कवर नहीं किए हैं या बहुत ज्यादा कर दिए हैं, बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट क्रॉस कर दिए हैं, तो भी वो आपका नंबर काटने वाला है। इस बात से आप इसको ध्यान में रखें। येलो कार्ड और रेड कार्ड के बारे में मैंने अच्छा कोशिश किया था। हालांकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैं व्यक्ति नहीं हूँ। बचपन में मैंने ये फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर कबड्डी और क्रिकेट थोड़ा थोड़ा खेला है, सभी में मैं मास्टर ऑफ नन हूँ। तो 6 नंबर मुझे दिया गया था, पर जांचने वाले को लगा कि मैं रैंक 1 हूँ, तो थोड़ा स्क्रूटनी किया जाए, और उन्होंने मेरा मार्क्स 6 को 3 किया हुआ है।
येलो कार्ड क्या काम करता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से दिया था। आप अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो मैं इस पे आपको और भी गाइड करूंगा। यूएन जो है इस पे भी मेरे को 10 में मेरे ख्याल से 6 या 8 मार्क्स मिले थे, उसको 3 किया हुआ है। तो यूएन के बारे में मैंने मैक्सिमम जानकारी दिया है कि इसका जेनेसिस कहाँ से हुआ है, प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसका रोल क्या है, इसका स्टेटस वर्तमान में अभी क्या है। उसके बाद इसके सक्सेस स्टोरीज के बारे में भी मैंने बताया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसके फेलियर हैं कहाँ कहाँ पे इसको ये अपना अच्छा भूमिका नहीं भी निभा पाया है, जैसे कि सीरिया वार में, इराक वार में, अफगानिस्तान में, क्रीमिया में, वर्तमान में भी अभी देख रहे हैं यूक्रेन में भी। तो मैंने इन सभी के बारे में बताते हुए इसका सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड भी यूपीएससी जैसे फॉर्मेट में सजेस्ट किया था। उन्होंने मार्क्स पहले आंसर इवेलुएटर ने बहुत अच्छा दिया था। आपको भी कोशिश करना है कि हम लोग ऐसा कर पाए और मैक्सिमम मार्क्स हमको मिल पाए। तो आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या तात्पर्य है। अब इसमें आपका प्योरली आंसर राइटिंग स्किल मायने रखेगा, आप अंडरलाइन जरूर करें। अब देखिए जैसे कि मुझे 2 में 1 मिला हुआ है, इसमें मैंने लिखा था ह्यूमन रिसोर्स विच इज वेल इक्विप्ड विद द एजुकेशन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हैविंग कॉम्पिटेंसी एंड एम्प्लॉयबिलिटी इज द part of skilled human resource. It is essential for individual and organizational productivity. इवन आप इसको सोसाइटल और इकोनॉमिक नेशनल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से भी को रिलेट कर सकते हैं। 2 में 1 मिला है, बहुत ठीक ही मार्क्स है। 2 में 2 भी मिल सकता है। ओपन यूनिवर्सिटी में मुझे 1.5 मार्क्स मिले हैं। मैंने इस पे 5-6 पॉइंट्स कवर किए हैं। कोशिश करें कि हम नंबरिंग कर पाए अलग अलग पॉइंट्स को। यहाँ पे मैंने नंबरिंग नहीं किया था, फिर भी मुझे 2 में 1.5 मार्क्स मिले हैं। पॉलिटेक्निक की अवधारणा में भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। 2 में आउट ऑफ 2 आई हैव गॉट 1.5। 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। उसके बाद पॉलिटेक्निक का पहले डेफिनेशन मैं पहले ही दे चुका था। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स आर डिप्लोमा लेवल पोस्ट सेकेंडरी स्कूल्स टेक्निकल कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं which provide competency based applied training in various engineering and other fields। ठीक है, ये ट्रेड्स है। तो आपको इसी तरीके से आपको रटा हुआ होना चाहिए, आपको बेहतर समझ होनी चाहिए। मेरा आदत है कि मैं कभी भी कोई भी आंसर को रट के नहीं रख पाता, वो मुझे हो सकता है मेमोरी का इशू हो, पर लिखने में आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स बिना देर के, बिना सोचते हुए आपको क्विक ये करना है। अगर आप कुछ टेस्ट पेपर लिखे रहेंगे तो डेफिनेटली वो आपको क्लिक होगा। एनसीईआरटी के बारे में विजन और मिशन है तो आपको सेपरेट करने का कोशिश करना है। देखिए 2 में 1 मिला है, हालांकि मैंने इसको कोशिश किया था बेहतर करने का। आप भी इसको मिशन और विजन को मैंने अलग अलग किया है, आप भी कोशिश कीजिए इसको पॉइंट वाइज मैनर में देख सके तो 2 में 2 मार्क्स मिलने में आसानी होगा। अब यहाँ पे भी 2 में 1.5 मिला हुआ है। एआईसीटी के बारे में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है हायर टेक्निकल एजुकेशन के लिए। 2 3 4 5 पॉइंट मैंने बताया हुआ है इस पे, तो आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बताने का कोशिश कीजिए। उसी तरीके से आईआईएम के बारे में मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट मैंने गिनाए हैं। तो 2 में 1.5 मार्क्स मुझे मिले हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इसके मेन फंक्शंस हैं, तो इस पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट कवर किए हैं एंड आई हैव गॉट 1.5 आउट ऑफ 2। तो डेफिनेटली आपको भी मार्क्स मिलेंगे ऐसे चीजों में। देखिए प्रभाव के बारे में आया है आंसर राइटिंग स्किल में आपको। इम्पैक्ट ऑफ मिड डे मील, इस पे भी मैंने मिड डे मील हैज प्रूव टू बी अ ह्यूज सक्सेस इन टर्म्स ऑफ। अब देखिए मैंने अलग अलग 3-4 पॉइंट बताए। इनहेंस्ड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड केयर, इनहेंस्ड स्कूल इनरोलमेंट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है जीईआर बढ़ाने में, यूनिवर्सल एजुकेशन में, रूरल एरिया को एजुकेशन से कनेक्ट करने में, फॉर रिच्ड एरिया को भी उसने रोल अभी ये किया है, हेल्थ और एजुकेशन का गैप को फुलफिल किया है। अब देखिए मैंने आगे में नीड को भी बता दिया है। ऑल्दो द नीड इज टू फर्दर इंप्रूव इट्स क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स थ्रू सफिशिएंट फंडिंग एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग। तो ये अगर 4 नंबर और 8 नंबर पे होता तो भी ऐसी बातें आपको लिखनी है। हालांकि इस पे मैं 1-2 पॉइंट्स और कवर कर सकता था, फिर भी ये मेरे हिसाब से अच्छा आंसर लगता है मुझे। खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर कुछ और पॉइंट्स ऐड करते हुए हम लोग इसमें 2 में 2 ला सकते हैं।
कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि मैं इन क्वेश्चंस को अलग से भी एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज। तो आपको बस ये देखना है कि एक टॉपर बनने के लिए या मैक्सिमम नंबर लाने के लिए कैसे अपन कोशिश कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। लिंकेज आपको बताना था स्किल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कफोर्स के बीच। मैंने एक फ्लो चार्ट बताते हुए बनाया है और इसमें 3 मार्क्स मुझे मिले हुए हैं, 4 में 3 मार्क्स। और यहाँ पे आपका प्योरली आंसर राइटिंग स्किल काम में आने वाला है। तो अगर आप सोच रहे होगे किसी बुक से, नोट से या टेस्ट सीरीज से या कोई कोचिंग के क्रैश कोर्स से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो बिल्कुल आपको हेल्पफुल जरूर हो सकते हैं, पर आपको अल्टीमेटली सेल्फ आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। तो मैंने एक छोटा सा ये बनाया है फ्रेमवर्क, और 4 में 3 मिला हुआ है। देखिए, स्किल डेवलपमेंट है, कॉम्पिटेंसी आता है, एम्प्लॉयबिलिटी आता है, फिर आपका बेहतर लेवल जो है इंडिविजुअल इफिशिएंसी का आता है, फिर अपग्रेडेड लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वर्कफोर्स का, तो ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी आता है। और ये एजुकेशन से ही होते हुए स्किल डेवलपमेंट तक आपको जाना है और वर्कफोर्स के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का इनोवेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है आपको 4 में 4 मिले। आईसीएआर के बारे में भी मैंने क्या पूछा था इसमें कि क्यों किया गया था और क्या इसके सब डिसिप्लिन्स है। मुझे 4 में 3 मिला हुआ है इसमें। आईसीएआर के बारे में मैंने रॉयल कमीशन 1920s के आसपास है, डेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है उसको बताया हूँ। 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स है, 250 से ज्यादा एफिलिएटेड कॉलेजेस है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल रिसर्च फ्रेमवर्क है पूरे वर्ल्ड में। इसके बहुत सारे सब डिसिप्लिन है, एग्रीकल्चर रिसर्च है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्रीज है, वेटनरी भी है। तो आईसीएआर का ये सब पॉइंट्स अगर आप बता सकते हैं तो 4 में 4 भी मिलेगा। जांचने वाले को हो सकता है कुछ कमी लगा होगा, तो मुझे 4 में 3 दिया है, बट आई विल से दैट इट इज ऑल्सो अ गुड मार्क, और आपको 4 में 4 भी मिलेगा इसमें। एनआईटी के बारे में भी 4 में 3 मिला हुआ है। किसी ने कम करने की कोशिश की थी, पर 4 में 3 ही उन्होंने मुझे लगता है रखा है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। और देखिए, एनआईटी के बारे में था तो मैं एनआईटी रायपुर को भी इसमें शामिल कर दिया हूं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर ग्रुप ऑफ 31 प्रीमियर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, एंड देन आई हैव गिवन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एनआईटीज। तो इस पे जांचने वाले के पास कोई स्पेस नहीं बचता है कि आपका मार्क्स काट सके। उनको मजबूरी में भी 4 में 4 4 में 3 देना ही पड़ेगा। हालांकि वो धोखा हो सकता है, आपका नंबर काटना चाहे तो वो क्वालिटी के नाम पे और काट किसी पे नाम पे काट सकते हैं आयोग वाले, पर आपको कोशिश करनी है कि उनके पास कोई भी स्पेस ना बचे। जांचने वाले को जलन हो जाए और उनको लगना चाहिए कि इस स्टूडेंट को मेरे से ज्यादा पता है, या मॉडल आंसर जो डिस्कस हुआ है उनके ट्रेनिंग में उससे भी ज्यादा एस्पेक्ट्स और पॉइंट्स आपने बेहतर पॉइंट्स अपने आंसर में लिखे हैं। यूजीसी के बारे में 4 में 2.5 मिला है। फैसिलिटीज के बारे में मैं बताया था, जो डिसेबल्ड पर्सन है इस पे प्योरली आंसर राइटिंग स्किल का मैंने यूज किया है। हालांकि यूजीसी के वेबसाइट पे इसका इनिशिएटिव है, पर मैंने ईज ऑफ एक्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, डिसेबल फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, जस्ट कुछ जनरल पॉइंट्स लिखा है, फिर भी मुझे 4 में से 2.5 मार्क्स मिला हुआ है। तो आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बेसिक आपका नॉलेज ज्यादा रहेगा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 4 में कितना मार्क्स मिला है, 3 है। पढ़े भारत बढ़े भारत। उसी तरीके से आईटीआई वाले में मुझे 8 में 5 नंबर मिला है, पोस्ट सेकेंडरी स्कूल से। और भी मैंने पॉइंट्स इस पे अप्रेंटिसशिप स्कीम्स का डिस्कस किया है। देखिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में बता दिया है। मेरे पास समय का कमी रहा होगा, या मेरा एक ये आंसर राइटिंग का टेक्निक ही रहा है कि मैं ग्राफ चार्ट और ये सब का यूज करता हूँ यूपीएससी में भी। तो फिर भी 8 में 5 दिया है देखिए, और हो सकता है मेरे पास मोस्ट लाइकली समय का कांस्टेंट रहा हो और मैंने ऐसा इसमें बनाया है। पर एक ये चार्ट जो है अप्रेंटिसशिप से कैसे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, फिर एम्प्लॉयबिलिटी होगा, फिर जॉब एवेन्यूज बढ़ेगा, इसको मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो 5 आउट ऑफ 8 इज नॉट लाइक बैड मार्क्स, एंड आप अच्छा करेंगे तो आपको 8 में 6 भी मिल सकता है इसमें आराम से। इसमें भी 8 में 5 मिला है मुझे। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रेजेंट स्टेटस है, मेरे पास बहुत ही कोई स्टेटस नहीं था। देखिए, अराउंड 70%, और आप में से अधिकतर लोग मेरे से ज्यादा छत्तीसगढ़ का नॉलेज रखते हैं। आपके मेमोरी बहुत शार्प है, तो आप अगर अच्छे अच्छे तथ्यों को आंसर राइटिंग स्किल में यूज कर पाएंगे तो इसमें 8 में आपको 8 और 7 भी इसमें पार्ट 3 में मिलेगा। उसी तरीके से हम लोग और जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन बचे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आंसर राइटिंग स्किल के बारे में अगले वीडियोज में भी अपन बात करेंगे।
तो ये देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन है, रूसा के बारे में स्कीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। हालांकि यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ चुका था प्रीलिम्स या मेंस में। 8 में 4 मिले हैं। मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज नहीं था इसका, फिर भी मैंने कोशिश किया था। ये जो क्वेश्चन है इससे पहले वाला वो कौन सा था, वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति वाले में मैंने काफी कुछ पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया है। 8 में 5 मिला हुआ था, इसमें 8 में 4 है। आप चाहेंगे थोड़ा सा भी आपके पास तथ्यात्मक नॉलेज होगा और कुछ की पॉइंट्स वाइज इसको करेंगे तो जरूर आपको 8 में 6 मिलेगा। चूंकि मेरे को आता नहीं था तो अब मेरे पास पॉइंट वाइज लिखने का स्कोप नहीं था। पॉइंट वाइज लिखने के लिए आपका क्लियर कट फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपका आंसर राइटिंग स्किल होने चाहिए, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप जनरल आंसर लिखते हैं इसका मतलब आपको पॉइंट्स नहीं आते हैं। तो चूंकि मुझे नहीं आते थे और मैंने ऐसा लिखा, फिर भी उन्होंने मुझे 8 में 4 दिए हैं। बहुत अच्छा मार्क्स है मेरे हिसाब से। रूसा के बारे में मैंने जो भावनात्मक चीजें हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, रैंकिंग ग्रेडेशन है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब मैंने बताए हैं। हालांकि जब भी 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपको एक बेहतर कंक्लूजन भी लिखने का कोशिश करना है। इसमें 15 में मुझे 8 ही मिला है। हालांकि अब मुझे संतुष्ट होना पड़ा। इसमें कौन सा इशू था, वो गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड है। कौन से इश्यूज है, हो सकता है इस पे भी मैंने चार्ट यूज किया हो जो उसको जमा नहीं होगा, तो अब वो आंसर जांचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने देखिए इश्यूज में सोशल इश्यूज अलग बताए हैं, कल्चरल अलग बताए हैं, इकोनॉमिक अलग बताए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग बताए हैं, और भी इश्यूज। तो मैं कम से कम 20 पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ हूं। अब जांचने वाले को हो सकता है मुझे पॉइंट देना था 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ऐसा मुझे देना था। हो सकता है उसको जमता और हो सकता है उसको पढ़ाना नहीं जमा होगा, तो उन्होंने 15 में 8 ही दिया है। हालांकि क्वेश्चन आंसर तो अच्छा था, पर आप कोशिश कीजिए इससे भी अच्छा इम्प्रूव्ड आप फॉर्मेट यूज करें और 15 में आपको 12 या 13 मार्क्स इस पे मिले। और मैंने नीट भी, मेरी आदत है कि जब भी 10 और 15 और 8 के मार्क्स के क्वेश्चन हो तो आप प्रेजेंट जो चैलेंज है, क्योंकि हम लोग एसडीएम या यूपीएससी में आईएएस बनते हैं, तो आपको प्रॉब्लम या क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको सॉल्यूशन देना है। हर क्वेश्चन में भले ही वो प्रॉब्लम ही पूछा हो, अगर आपके पास कोई पॉसिबल सॉल्यूशन है, आपको चैलेंजेस का आइडिया है, तो आप 1 या 2 नंबर में उसको कंक्लूजन के रूप में 2-3 लाइन में मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रेसिडेंशियल स्कूल्स, सरस्वती साइकिल योजना, ये सब का भी मैंने बताया हुआ है। तो 8 नंबर है, पर इसमें आपको बेहतर मार्क्स और आ सकते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया पेपर 7 का ये आंसर शीट, और आप सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं पेपर 6 का आज ही एक टेस्ट सीरीज लिया हूं, और अलग अलग टेस्ट पेपर जो है उसमें एक आपको एनालिटिकल और स्टैंडर्ड में थोड़ा बढ़ोतरी दिखेगा, क्योंकि करीब करीब 10 स्टेट का जो सिलेबस है वो हमारे सिलेबस के अनुरूप है, और छत्तीसगढ़ ने अभी अभी उन स्टेट से सिलेबस को लिया हुआ है, इंप्रूव करने की कोशिश की है। हालांकि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट तो नहीं है। आने वाले 2 सालों में हम लोग फिर से हो सकता है यूपीएससी के पैटर्न में सिलेबस को देखेंगे। तो दूसरे स्टेट्स और जो पैटर्न है पिछले 2 साल का छत्तीसगढ़ का, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इस बार एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। और अगर आप कन्वेंशनल बुक्स या नोट्स या ऐसे किसी कोचिंग में टेस्ट सीरीज कर रहे हैं जिन्होंने अपना लेवल ऊपर नहीं किया है, और आपका पर्टिकुलर आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो आप हो सकता है गलत डायरेक्शन में होंगे। आप कोशिश कीजिए कि पहला जो आपका स्ट्रेटजी हो वो सिलेबस को कवर करना है। कवर सिलेबस पर कैसे, कि आपको पढ़ते नहीं जाना है, यू रीड, आपको पढ़ना भी है, स्टडी भी करना है, प्लस डेली बेसिस पे राइटिंग भी करना है। ये आपका एक साथ होना चाहिए। आंसर राइटिंग स्किल पे आपको फोकस ज्यादा करना है। ये एस्पेक्ट अगर आप रख लेते हो, सिलेबस को कवर कर लेते हो, और कैसे, तो अलोंग विद क्वालिटी, अलोंग विद क्वालिटी आंसर राइटिंग स्किल। तो ये 2 चीजें मैंने आपको बताया है।
तो कोशिश करें कि आप इस पे आगे बढ़ें। पेपर 7 को हम लोग मैं ऑलरेडी स्ट्रेटजी डिस्कस कर चुका हूं। हो सकता है मैं 5 से 10 पेज में इसका नोट्स भी आने वाले समय में मैं हमारे कुछ साथियों को दूं, और इस यूट्यूब चैनल में मैं मैक्सिमम पॉइंट्स को डिस्कस करने का कोशिश करूंगा, ताकि हमारे गाँव के भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को और जो अच्छे कोचिंग्स को एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको भी इस पेपर में अच्छा नंबर मिले और वो एक अच्छा रैंक ला के छत्तीसगढ़ सरकार में सेवा दे पाए ईमानदारी से। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आने वाले समय में इसको टॉपिक्स वाइज भी डिस्कस करेंगे, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें या आके ऑफिस में मिलें। बिल्कुल, अगर आप किसी और टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन कर चुके होंगे तो मैं अपने तरफ से हेल्प करूंगा। हो सकता है समय का अभाव हो तो मैं ग्रुप में या कुछ नॉमिनल फीस चार्ज करूं, पर अगर आपको लगता है कि आप फीस देने में ये नहीं रहेंगे तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम। मैं फ्री में आपको चाय भी पिलाऊंगा। आपका सिलेक्शन ही हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा। ठीक है, तो कल हम लोग पेपर 6 और बाकी पेपर पे भी लगातार बात करेंगे। मैं मेरे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, और आप कोशिश करें कि 2 महीने से कम समय बचा है तो लगातार आंसर राइटिंग करते हुए पूरे सिलेबस के हर टॉपिक पे आपके पास 30 से 60 वर्ड होना चाहिए। आप इसको लिखते हुए भी, वर्ड्स ऑन ईच टॉपिक मैं बार बार बोल चुका हूं। तो सक्सेस के लिए आपको एटलीस्ट एवरेज बनना है, जिसके लिए आपको पूरा टॉपिक कवर करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, और अच्छे रैंक के लिए अबव एवरेज बनेगा रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, अपनी खुद की स्ट्रेटजी डिफाइन करनी पड़ेगी। और पेपर 7 उसमें मायने रखेगा, क्योंकि लोगों का 70-80 नंबर आता है। तो एटलीस्ट कोशिश करें कि 110 नंबर तक इसमें भी आ जाए, ताकि आप लैंग्वेज पेपर और बाकी जगह पे जो एज लेंगे वो भी मेंटेन रह पाए, और आप एक अच्छे रैंक और अच्छे मार्क्स के साथ चयन सूची में बेहतर ऊपर का पोस्ट आपको मिल पाए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय जोहार, और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और आपको किसी भी प्रकार की सीजीपीएससी या यूपीएससी के लिए अगर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ऑनलाइन जूम पे भी आप आ सकते हैं, नहीं तो कटोरा तालाब में मेरा ऑफिस है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कभी ये एहसास ना हो कि हमको बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत है यूपीएससी या सीजीपीएससी निकालने के लिए, या दिल्ली जाने की ज़रूरत है, या महंगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी उससे उसका फ़ायदा ले चुके हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको वो रैंक में और एक अच्छे पोस्ट में कन्वर्ट हो। क्योंकि दोस्तों, जो कोचिंग है वो आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, और सही टाइमिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सही प्रैक्टिस ज़रूरी है। आंसर राइटिंग जो है उसके लिए टेस्ट सीरीज हम लोग को अलग अलग कोचिंग जो है वो दे रहे हैं। अब इसमें हमारी ज़रूरत है कि हम लोग उनके हिसाब से मेहनत करते हुए घर में अपने स्किल को डेवलप कर पाएँ। तो ये कोशिश मैं कर रहा हूँ, जो कोचिंग के पास एक एक स्टूडेंट को देने के लिए समय नहीं है। तो मेरा मानना है कि मैं उन लोगों को सर्व कर पाऊँ जो स्पेसिफिकली सिलेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, या ऑलरेडी कोचिंग भी कर चुके हैं, या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप उनमें से कुछ लोग हैं जो सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हैं, या आप किसी महंगे कोचिंग को लाख 2 लाख रुपए या बहुत सारे पैसे दे के अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। और मैं चाह रहा हूँ कि एक अच्छे इथिकल कैरेक्टर के कुछ जुझारू लोग, जिनका देश को सेवा करने या छत्तीसगढ़ सरकार या यहाँ के जनता को सेवा देने का मूड हो, ऐसे कुछ ईमानदार लोगों का सिलेक्शन हमारे ग्रुप में से हो जाए। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पे जहाँ जहाँ पे मेरा एक ये है एज है, जहाँ मेरा एक्सपर्टाइज है, उनके वीडियोस बन पाए और आपको फायदा मिल पाए। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।